हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मेंस के लिए PYQs देख रहे हैं। मेंस आपका 14th एंड बैकलॉग, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या तो दोनों या दोनों में से कोई एक, अगर आपको आंसर लिखने का मौका मिलता है मेंस में, तो यू मस्ट राइट विद सच प्रिसीजन कि बार बार वो जो प्री एंड देन मेंस एंड फिर किसी वजह से नहीं हो पाया एंड देन रिपीट, तो ये जो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट लूप है इससे बाहर निकलें। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है मेंस थ्रू PYQ जो हम 1 साल से कर रहे हैं, वहाँ आपने देखा होगा। और यू मस्ट बी अवेयर कि कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि बस आप यूट्यूब पे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं एंड देन स्किप कर जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। तो फिर यही है, आप जितना नहीं लिखेंगे उतना आप इसकी तरफ जा रहे हैं, और जितना जितना टाइम भी ज़्यादा जाता जाएगा आप उतना अपने अपॉर्चुनिटी को कम कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट होंगे। तो इन बातों को थोड़ा सीरियस लीजिए, और कोई अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए और आंसर्स लिखिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना PYQ अच्छे से एनालाइज करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और कैसे मेंस करना है हमने कई बार बात की है, और 3 चीज़ें होती है। एक तो सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद PYQ करिए और मॉक्स करिए। बार बार हम बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और सेलेक्ट सिविल्स पर भी हम हैं, और एप्लीकेशन है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफ़ यू विश इनरोल कर सकते हैं। क्या क्वालिटी है नहीं है आप लगातार देख रहे हैं, रेदर देन कि हम बस आके आपको बताएं कि कैसे करना है, क्या करना है। वी आर ट्राइंग कि हम आपको जितना हेल्प कर सकें, आपके टाइम और एफर्ट को रिड्यूस करने में हम करें। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो एग्रीकल्चर का तीसरा पार्ट यानी हमने मेजर चैलेंजेस देख लिए, किस तरह का मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम है। और ये सारा देखिए बेस्ड अपॉन दिस PYQ की पुष्टि क्या है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछी है, एक बार क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूछी है, WTO का इम्पैक्ट पूछी है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म क्या होना चाहिए, झारखंड क्यों पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये हमने 3 लेक्चर इसमें हमने कहा था आपसे मोस्टली बनेंगे, तो 2 लेक्चर आप जाके एग्रीकल्चर का पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखिए। नहीं समझ आता है तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हाउ वी आर कवरिंग दिस इंटायर एग्रीकल्चर। और उसके बाद कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर सवाल पूछेगा तो दिस 3 लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट। आप अच्छे से हर पॉइंट वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये उसी का पार्ट 3 है। और वैसे हमने मेजर चीज़ों को कवर कर लिया है। जो रिमेनिंग है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कि एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रही है झारखंड में, और झारखंड के जो चैलेंजेस हैं, बी इट टोपोग्राफी से रिलेटेड हो कि यहाँ की लैंड एक जैसी नहीं है ना, कहीं पर प्लेटू है, कहीं टाण है, कहीं डोंड है। सो दिस टाइप ऑफ टोपोग्राफी से रिलेटेड, या मोनोकल्चर से रिलेटेड हो कि एक ही जैसा फसल उगाया जाता है, या एग्रीकल्चर का रेन फेड बारिश पे डिपेंडेंसी हो, हर वजह से जो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और उसके बाद पार्ट 1, 2 और आज ये पार्ट 3 होगा। तो तीसरा लेक्चर आपका कंप्लीट कर देगा पूरा एग्रीकल्चर को। सो दिस पार्ट 3 एंड देन वो पहले 2 हमने जो अपलोड कर रखा है, तो उन दोनों को देखिए, और फिर ये तीसरा। इससे बाहर आपको ना झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन मिस होगा, ना ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ पूछता है तो। और फिर भी कुछ आपके और डाउट, कोई क्वेरी, कोई मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल, तो आप 7992290065 पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और जितना भी PYQs पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, 4 साल का, हम उसके मॉडल आंसर्स डिटेल एनालिसिस के साथ, बिल्कुल रिपीटेशन होता है आपका 60 to 70% रिपीटेशन है। तो पहले इसको आप करिएगा, जो इतना 50% इज़ डन। तो इसको अच्छे से करिए। और सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इन सारे लेक्चर्स वीडियो और उसके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप उस पर इनरोल कर सकते हैं। और बाकी इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडी का सीलिंग है, इसमें दिक्कत है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब जो WTO की सब्सिडीज़ हैं हमने सेपरेटली यूट्यूब में भी पढ़ा रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा कि 3 तरह की सब्सिडी है, ग्रीन, ब्लू एंड अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन है जिसमें अलाउड है और ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। सारे सब्सिडी का कोर में है कि ट्रेड जो डिस्टॉर्शन है सबको एक लेबल फील्ड मिले। फिर है ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जो कि आपके प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज़ आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें स्पेशल कंडीशन में ये अलाउड होता है, डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। तो ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, इसकी सीलिंग डेवलपिंग कंट्री के लिए 10% की करके रखी है, जबकि ये बहुत पुराना प्राइस बेस लाइन है 1986 का। अभी रिसेंट रिवीजन की ज़रूरत है। फिर MSP में भी लिमिट है, सर्टिंग लिमिट के बियॉन्ड MSP नहीं दी जा सकती। लेकिन ये भी जो है बैक्ड बाय पीस क्लॉज, जो कि टेम्प्रोरी है, तो इसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला और इसी पर लगातार चलता आ रहा है। तो इसका भी वे फॉरवर्ड जब देखेंगे तो ये है कि हमें पीस क्लॉज के बजाय कोई परमानेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इसकी बात रखी जाए एंड देन इसका कोई हल निकले। ये WTO का इम्पैक्ट है। फिर क्या है, चैलेंजेस टू इनपुट सब्सिडीज़, जैसे हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, रैशनलाइज फर्टिलाइज़र है, वाटर है, तो इस पे लगातार सवाल उठते हैं। फिर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी हम लगातार सुनते आए हैं कि जो क्वालिटी है उसको इन्फीरियर बता के, क्योंकि उसमें कभी कहता है कि पेस्टिसाइड का रेसिड्यू मिला है, कभी फर्टिलाइज़र के अंश मिलते हैं। सो इसकी वजह से कई सारे नेशंस में इंपोर्ट बैन हो जाता है। तो ये भी क्या है, WTO जो ग्लोबल ट्रेड
मैनेज करती है, लेकिन कई सारी कंट्री जब सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी बैरियर्स की वजह से इंपोर्ट को बैन करती है तब भी ये ग्लिच सामने आता है। अभी रिसेंट में इंडियन मैंगो को जापान ने बैन कर दिया, चाइना ने इंपोर्ट मना कर दिया है, किससे? तो बासमती राइस से। इसमें भी किसका हवाला दिया गया? सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स। कई बार सिंपल ये भी पूछ दिया था प्री में, है ना, कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी बैरियर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मस्ट यू रिमेंबर कि ये WTO एग्रीकल्चर ट्रेड से रिलेटेड है। ऑल राइट, फिर क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडी डिस्प्यूट। इसमें भी कई सारे नेशंस ये लॉजिक देती है कि भारत सरकारी खरीद और समर्थन योजना, यानी इसमें जो MSP मिलता है, इसकी वजह से चावल जैसी फसलों का निर्यात कम कीमत पर कॉम्पिटिटिव मार्केट में कर देता है। तो ये इश्यूज भी कई बार WTO में रेज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी 4-5 आपके पॉइंटर्स हैं, जस्ट इसको रिमाइंड कर लीजिए, बार बार देखिए और समझने के साथ साथ मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, बस अरेंज करके लिखा गया है, इसीलिए मैं बस आपको पॉइंटर्स में मैंने लिख के नोट्स प्रिपेयर किया है। आपको जैसे चैलेंजेस लिखने होंगे, कितने चैलेंज आप लिखेंगे? मुश्किल से 3 से 4 से मैक्सिमम 5 चैलेंज, और फिर उसका वे फॉरवर्ड। तो यही चीज़ है। अंबर बॉक्स सब्सिडी पहला चैलेंज आप लिख सकते हैं। देन पीस क्लॉज है कि रेदर देन कोई परमानेंट सॉल्यूशन के जो MSP पर सपोर्ट मिलता है वो पीस क्लॉज के भरोसे से चल रहा है, 2 हो गया। फिर इनपुट सब्सिडीज़ फर्टिलाइज़र, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब में जो दिया जाता है उसको भी क्वेश्चन किया जाता है WTO में। देन सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स 4 हो गया। 5वां आप लिख सकते हैं कि सब्सिडी डिस्प्यूट्स। तो इसके पॉइंटर्स लिखेंगे, दीज आर इश्यूज़, और ख़ास करके पुश किया जाता है WTO में। अब इसी का वे फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले अलाइंस बनाएं कि लाइक नेशंस को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हमने बात की कि बहुत पुरानी बेसलाइन है, तो इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसे रिसेंट बेसलाइन, सो दैट इन्फ्लेशन वगैरह को अकाउंट किया जा सके। अब भाई 86 से लेकर 88 में जो चल रहा था, अभी सिनेरियो ग्लोबली कितना हर दूसरे दिन चेंज होता है, सो उस बेसलाइन के आधार पर चल रहा है। तो जो एग्जाम्पल में है G33, यानी जो डेवलपिंग नेशंस का अलाइंस है, वो अपनी बात रखे। फिर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जो कृषि पर होने वाले खर्च को सड़क, भंडारण, सिंचाई, पेस्ट कंट्रोल ऐसी गतिविधियों की तरफ बढ़ाया जाए। फिर तीसरा जो हमने देखा, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कई जगह पर रुक जाता है, रोक दिया जाता है, तो उसको क्या है कि इसको हार्मोनाइज़ किया जाए। देसी जो है डोमेस्टिक टेस्टिंग, उसको कोडेक्स स्टैंडर्ड, कोडेक्स क्या है? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है, मानक है। उसके बेसिस पर हम पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी में फिट बैठ रहा है, तब हम एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे, तो ये बैन वाला सीन हट जाएगा WTO की तरफ से। देन और क्या कर सकते हैं? पब्लिक स्टॉक पाइलिंग पर एक फर्म स्टैंस लिया जाए, है ना, क्योंकि WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि जहाँ WTO के मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ पर ये बोला जाए कि फूड सिक्योरिटी नॉन निगोशिएबल है, भाई कंट्रीज़ को चाहिए। कमर्शियल स्ट्रेटजी से पहले फूड सिक्योरिटी, और इससे रिलेटेड भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इंडिया का 2013, इससे रिलेटेड भी सवाल है, हमने डिटेल में हालांकि देखा भी है वो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है वे फॉरवर्ड के तौर पर। अब ये जो कलेक्टिवली सारी चीज़ें हमने देखी, अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, झारखंड में किस तरह का सीन है प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर का, और जो भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। देखिए, पूरा इंडिया में जो सीन है, झारखंड में कोई बहुत अलग होने वाला नहीं है। थोड़ा सा लैंड रिलेटेड लॉज अलग हैं, थोड़ा सा मोनोकल्चर ज़्यादा है या ट्राइबल इलाका है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन झारखंड स्पेसिफिक। जब आप एग्जांपल दें तो झारखंड के जो प्लान्स चल रहे हैं या झारखंड के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको एग्जांपल दें, उनके बारे में बात करें, तो झारखंड स्पेसिफिक वही होगा ना, और क्या होगा। अब मोनोकल्चर पूरा इंडिया का इशू है कि चावल उगाना है या गेहूँ उगाना है, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाता नहीं। तो झारखंड में भी हम वही देखते हैं, सबसे ज़्यादा होता है आपका राइस, फॉलोड बाय मेज, मक्का। तो इस तरह से झारखंड स्पेसिफिक चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, एंड देन वे फॉरवर्ड। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये स्लाइड काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। झारखंड अन्य राज्यों से अलग है, ऊबड़ खाबड़ भूभाग हैं, ऑब्वियसली प्लेन टेरेन नहीं है, ये थोड़ा पठारी इलाका है ना, अनड्यूलेटिंग है। इसकी वजह से थोड़े चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोस्टली रिलाय ऑन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? हाई कल्टीवेशन, मोनोकल्चर हम बार बार बात करते हैं। 80% जो कल्टिवेबल एरिया है मोनोक्रॉपिंग होता है, उसमें भी डेडिकेटली हमने बात जैसे कि पैडी। एंड देन जो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, और किस पे डिपेंडेंट, तो ये पैन इंडिया जो प्रॉब्लम है झारखंड का भी वही कि रेनफॉल अगर बारिश ठीक हुई तो ठीक, नहीं तो सुखाड़ घोषित किया जाता है, और उसके अगेंस्ट अगर नहीं है तो बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट 8-10 हज़ार पे कर दिया जाता है किसान को। फिर इरिगेशन कवरेज है, वही 13 से 15% टोटल एरिया का कवरेज है सिर्फ इरिगेशन, बाकी यही है मानसून डिपेंडेंसी। तो जब इतना अनइवन चीज़ पर लगातार रिलाय करेंगे तो रिस्क फैक्टर हाई होना ही होना है। तो ये एक हो गया चैलेंज। उसके साथ साथ वल्नरेबिलिटी किस पर? रेनफॉल,
85% डिपेंडेंसी है रेनफॉल पर। फिर क्या है, डिलेड मानसून, जो नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ है, हमने पैन इंडिया भी ये चीज़ें देखी है, झारखंड में भी वही है, ये कम होता जा रहा है। और ख़ास करके तब ये सब और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या साइक्लिक, दोनों तरह का एग्रीकल्चर में हम देखते हैं प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन 17 से 18% करती है, जबकि 40 से 45% लोग इसमें एम्प्लॉयड है। उसके बावजूद इतना रिस्की बिजनेस है ये। ऑल राइट, और क्या है इसमें, एसिडिक और लेटराइट सॉइल, यहाँ की जो मिट्टी है उसके बारे में है कि थोड़ा एसिडिक है, पीएच वैल्यू 5.5 या इससे कम है, तो इस जो की न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है या सॉइल को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारे फसल के लिए एलिजिबल होगा। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया। फिर टोपोग्राफी, इसका जो दो तरह की ज़मीनें होती है ना, डोन और टाड़। डोन क्षेत्र निचली ज़मीन होती है जहाँ पानी रुकता है और धान की खेती अच्छी होती है, लेकिन टाड़ दीज आर हाईलैंड्स, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े, हमने पढ़ाया भी है ना, बारिश का पानी बह जाता है और जब इस तरह से होगा तो पोरोसिटी मिट्टी की नहीं हो पाती, वैसे भी हाइट्स में, तो वो मृदा में जो मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर कम होता है, तो फिर जाके अल्टीमेटली क्या होता है, लो प्रोडक्शन होता है। फिर क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी, ये भी सारा है। मेन है कि जो पैन इंडिया प्रॉब्लम्स है वो भी झारखंड में है ही है, उसके साथ साथ कुछ कुछ सॉइल क्वालिटी को लेके या लैंड लॉस को लेके या फ्रेगमेंटेशन को लेके या मोनोकल्चर का आप थोड़ा सा एप्ट एग्जांपल दिया करेंगे। ऑल राइट, फिर क्या है, आपका सीवियर डेफिसिट इन कोल्ड चेन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो खैर बहुत ही लैकिंग है झारखंड। जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। उसमें भी हमने देखा था जब पूरे इंडिया का हाल है कि 85% ओनली फिट फॉर पोटैटोज़ के लिए है, तो झारखंड सबका आप समझ सकते हैं क्या हाल है। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन स्टेट फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ मल्टी कमोडिटी स्टोरेज, वही चीज़ है ना, कि एक तो कम है और जो है उस पर भी बहुत लिमिटेड चीज़ों को स्टोर किया जा सकता। तो इस तरह से 6-7 पॉइंट्स हो गए झारखंड स्पेसिफिक। एसिडिक सॉइल है, टोपोग्राफी डिस्पैरिटी है, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी में कमी है, हाई रेनफेड वल्नरेबिलिटी है, उसके साथ साथ आपका डिलेड मानसून है। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम हैं। अब ये प्रॉब्लम है तो इसी से रिलेटेड आगे वे फॉरवर्ड होगा। डोभा का निर्माण जैसे 2017-18 में आई रिमेंबर कि स्पेसिफिक डोभा निर्माण के लिए बजट था। उसी तरह से और क्या किया जा सकता है, एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट किया जा सके। और क्या कर सकते हैं, बिरसा फसल विस्तार योजना, इस तरह का स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके आप नेम ऑफ स्कीम्स लिखा करिए। थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगी लेकिन यू विल हैव टू डू इट, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा स्मार्टली खेलिएगा, यू कैन ईजिली कम अप विथ। फिर कह रहा है जो लोन वेबर होता है इलेक्शन के टाइम में, है ना, नॉर्मली इलेक्शन के टाइम पर होता है, तो इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है। और जो हो रहा है, जो सच में किसान हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जाए और लोन वेबर का किसान फ़ायदा उठा सके। फिर क्लस्टर बनाया जाए। नॉर्मली सॉल्यूशन में भी वही सारी चीज़ें आई। अब खास करके जैसे सिल्क या लाह प्रोडक्शन में झारखंड है, तो हम इससे रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे कि क्लस्टर बनाएं जो कि इसके प्रोडक्शन और प्रमोशन को और एक्सेलरेट कर, या मोनोकल्चर को, मोनोक्रॉपिंग को छोड़ के दूसरी चीज़ों के बारे में सोचे। या जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना यहाँ पर देखिए, है ना, इसमें बार बार होता है कि मैंगो के प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो इसके प्रोडक्शन के बारे में सोच सकते हैं। झारखंड में जैसे होता है तो जो मैंगोज़ हैं जीआई टैग लिया जा सकता है, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, ये ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट में भी ये आएगा ना, कि इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स, है ना। उसके बाद जो लैंड सर्टिफिकेशन है इसको एक्सेप्ट करें, क्रेडिट के लिए किसान के पास फंड आएगा तो फिर वो कुछ सोच सकता है। सो इस तरह के वे फॉरवर्ड हमें लिखने हैं। तो ये जितना आसान, दूसरा पार्ट ये भी है कि आपको सुनने में लगता है थोड़ा सा मेहनत है, आपको करनी पड़ेगी। और ऐसे भी जब आप मेंस के लिए लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेन पर्पस ये है कि आप इन चीज़ों को समझें थोड़ा, एंड बार बार इसको याद कर लें। यू मस्ट रिमेंबर देम, याद करिएगा तो ये होगा कि आपको बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन के टाइप में बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं। और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इनको भर भर के लिखा करिए। तो चलिए, और बाकी जो भी हमने क्वेश्चन देखा, जो आपका पहले ही हमने अपडेट कर दिया है, नोट्स में सबके मॉडल आंसर्स हैं। कुछ आपको गैप रह जाता है अगर, तो आप नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए, वो मॉडल आंसर्स वाले, और बाकी नोट्स भी है।
तो बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले तो ये जो आपका स्लाइड है टोटल जो भी 34-35 स्लाइड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ये मॉडल आंसर्स वाला जो है ये मोर देन सफिशिएंट है। बट स्टिल यू फाइंड कि कोई चीज़ें मिसिंग है तो नोट्स उसको जहाँ ज़रूरत है बस उसके लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बार बार रिवाइज करिए, मोर देन सफिशिएंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने सवाल आएंगे, और ये सारे मॉडल आंसर्स के साथ वर्ड लिमिट के साथ आपको वहाँ पर मिल गया है नोट्स में, तो उसको एक बार देखिए। और बाकी जो सेक्शंस हैं हम इसी तरह धीरे धीरे डिस्कशन करते रहेंगे। एंड स्टिल यू फाइंड कि आपको कुछ बात करनी है, कोई और इश्यूज़ रह जाता है तो वी आर ऑलवेज हेयर 7992290065। मैंने इसीलिए एक एक क्वेश्चन नहीं लेके पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा दिया कि आगे भी, और ऐसा नहीं कि बस रैंडम हमने सारी चीज़ें पढ़ाई। सबसे पहले देखिए जितने भी टॉपिक्स हमने देखे सब में 5 से 6 पॉइंट्स हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले जहाँ ज़रूरी था हमने उसके बारे में बेसिक बातें देख ली कि स्टैंड अभी इंडिया कर कहाँ रहा है। फिर हमने प्रॉब्लम देखा, और जब प्रॉब्लम है तो उसका 4-5 पॉइंट में वे फॉरवर्ड देखा कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा आपको मेंस में करने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई सेंस भी नहीं बनता। तो चलिए बाकी दूसरे सेक्शंस के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।